अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है शुजा? जी आ रही है आपकी आवाज। ओके, थैंक यू। जस्ट वांटेड टू टेस्ट कि मुझे लग रहा है हाँ, लो आपकी भी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हम कुछ और पार्टिसिपेंट्स का भी वेट कर रहे हैं। I don't know what to do. Should we wait or should we start? What do you say? मेरे ख्याल में 5 मिनट वेट कर लें, अगर किसी को कॉल करनी है तो हम लोग कर लेते हैं। और इस वक्त तो हमारे पास 10 लोग हैं और I don't अनीस और खावर मुमताज दोनों थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे। अजीम नहीं ज्वाइन कर सकते आज। अच्छा, I don't remember. तो ठीक है मेरे ख्याल में। अगर अनीस has joined, I think Ghazal has to get off soon. Yeah. And 6 बजे। तो मेरे ख्याल से अगर जो बाकी लिस्ट में हैं लोग, अगर कोई उनको कॉल करके रिमाइंडर दे सके शुरू कर लें। वही कोशिश कर रहे हैं जुल्फ़िकार उनसे बात करने की, क्योंकि वहाँ अगर आपने कुछ लोगों को बुलाया है तो हम बाहर तो बैठ नहीं सकते और अंदर जो है वो कुछ सबको शायद अलाउ न करें जी, तो वो कोशिश करें कि उनके घर पे चले जाएं। तो वो अगर 5 बजे तक पता चल जाए कि स्टूडेंट दूर से आ रहे हैं। अभी जरा पूछ लें जो ऊपर जुल्फ़िकार बैठा है। अच्छा जी, वो मैंने बायोस का डॉक्यूमेंट शेयर किया था सबके साथ, ताकि हमारा बहुत टाइम इंट्रोडक्शंस में ना लगे। हम जनरली तो एक दूसरे को जानते ही हैं, but I still felt let me share all the bios. And then how would you like to do it? Just introduce yourselves briefly, or you can just take a look at the bios and whoever is speaking. Again, up to you. I'm not going to. I think that's a good idea, Saba. What's a good idea? To just briefly introduce yourself. There's only now 11 of us. I mean, हमने bios पढ़ तो लिए। Briefly introduce yourself. सब एक दूसरे को जानते हैं, तो जिसने फिर डिटेल पढ़नी होगी। हाँ, तो टाइम बचेगा। It will save time. So why don't you start? अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मेरा नाम उम्मे लैला है और मैं होमनेट पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इस वर्कर्स के इशू के खातिर ही मार्ज़े वजूद में आया था और इसको 2000 से ये इनफॉर्मली काम कर रहा था, लेकिन 2005 में इसको रजिस्टर किया गया और मैं 2007 से होमनेट पाकिस्तान के साथ मुंसलिक और बेस्ड वर्कर्स के हवाले से जो सारा काम हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें हम तमाम दोस्तों के साथ शामिल हैं और उसको आगे लेकर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी, अस्सलाम वालेकुम। Can you hear me? Yes. Everyone can hear me? अच्छा, तो मेरा नाम गज़ल है। मैं लम्स में पढ़ाती हूँ पब्लिक पॉलिसी और 2015 से I have been working on this research home based workers पे। तो उम्मे लैला और ज़हरा खान और उनके साथियों को
I have been studying organizing principles, and Nasir साहब भी हैं यहाँ पे. इस वक्त मैं कराची में हूँ. दोनों मेरे वालिदैन को कोविड हुआ है, so I'm taking care of them. So that is the biggest update. Anyway, we hope they get well soon and hope your Thank COVID you. is gone. मैं अल्फाबेटिकली चल रही हूँ, तो गजल के नाम के बाद इस वक्त करामत मौजूद है. Not that करामत needs an introduction, but I would still ask Karamat to say a few words about himself. जी, सबको अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया ज्वाइन करने का. मेरा नाम करामत अली है और मेरा ताल्लुक ट्रेड यूनियन से है. और फाइलर एक हमारा इदारा है जो वर्कर्स के इशू पे के ऊपर आज डिस्कशन कर रहे हैं कि होम बेस्ड वर्कर्स की बड़ी तादाद है वर्कर्स की, लेकिन वो इनविजिबल हैं, उनके कोई राइट्स अभी तक नहीं है. कुछ पेशरफ्त पिछले अरसे में हुई है जो अब इस डिस्कशन में शेयर हो जाएगी. तो हमारी कोशिश ये है कि इस तरह के जो पब्लिक इश्यूज हैं उनको मिलके किया जाए, उन पर काम, और मिलकर जो है ऐसी चीजें लाई जाएं जो वर्कर्स के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम आए और सोसाइटी के अंदर उनके राइट्स की अवेयरनेस हो और उनके लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हो पब्लिक के जो उनकी स्ट्रगल को मजबूत करें. थैंक यू. नासिर मंसूर साहब. अस्सलामुअलैकुम. बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का. मैं नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और नेशनल ट्रेड यूनियन जो है ये फॉर्मल सेक्टर की बुनियादी तौर पे नेशनल लेवल की फेडरेशन है और इसका जो बैकग्राउंड है वो लेफ्ट ओरिएंटेड इसका बैकग्राउंड है और इसकी डीप हिस्ट्री जो है जब इंडियन ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ी हुई है. हम इंटरनेशनली एफिलिएट हैं इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन के साथ और ये सारा जो सूरत हाल हुई है इसमें हमने बहुत सीरियसली ये सोचा है कि जो इकोनॉमी इनफॉर्मलाइज हो रही है और इसकी इनफॉर्मलाइजेशन को हम किस तरह फॉर्मल की तरफ लेके जाएं, इनको किस तरह ऑर्गेनाइज करें, ये पिछले 10 साल से हमारी स्ट्रेटेजी का फेडरेशन का हिस्सा है. हम इनको इंडिपेंडेंट तंजीमें बनाने की तरफ जाएं और इनका लेबर इशू उठाएं. खास तौर पे एग्रीकल्चर वर्कर्स थे, फिशरीज वर्कर्स हैं और ये होम बेस्ड वर्कर्स हैं. तो उसमें ये है कि हम ये ज़हरा और इन दोस्तों के साथ हम काम कर रहे हैं और इनकी जो पहली ट्रेड यूनियन बनाने में, फेडरेशन बनाने में इनकी मदद की है. एग्रीकल्चर एक लॉ बनाने में भी मदद की है. इसी तरीके से अभी हम एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं. लॉ तो आ गया सिंध में लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी हम करते हैं कि ये किस तरीके से सारा ये को ऑर्गेनाइज करने की तरफ ले जाया जाए. जी सही, थैंक यू. अब फरीहा अगर प्लीज इंट्रोड्यूस कर जी, लें. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम फरीहा अमार है. मैं यूएन वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और हम पिछले 10-12 साल से होम बेस्ड वर्कर्स का प्रोग्राम चला रहे हैं एंड आई वुड लाइक टू हियर एंड लर्न फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू. रुबीना. हाँ जी, मेरा नाम रुबीना है और मैं विमेन एक्शन फोरम लाहौर की मेंबर हूँ और होम बेस्ड वर्कर्स पे कुछ काम उम्मे लैला और होमनेट के साथ किया था रिसर्च का कोई मेरा ख्याल है 8-10 साल पहले. और उसके अलावा इनके बजट एनालिसिस यानी जेंडर बजटिंग वगैरह पे भी होमनेट के साथ इस इशू के ऊपर काम किया था. थैंक यू. शुजा. जी अस्सलाम वालेकुम.
मेरा नाम शुजाउद्दीन है, शुजाउद्दीन कुरैशी, और पायलर में मैं एज ए मैनेजर एडवोकेसी एंड नेटवर्किंग काम करता हूँ। थैंक यू। मैं एस में आ गई हूँ, अपना भूल गई कहना। मेरा नाम सबा है, आप सबसे राब्ते में रही हूँ। होम बेस्ड वर्कर्स पे सीरियस किस्म का काम शुरू किया था लेट 90s में। लेकिन मैं अपनी एक बेवकूफ़ी भी बताती चलूँ। माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू करामत वाज एट अ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय एंड स्पॉन्सर्ड बाय द ब्रिटिश काउंसिल, और मैंने ऑप्ट किया था मैं होम बेस्ड वर्कर्स पे लिखूंगी, लेकिन मैंने डोमेस्टिक वर्कर्स पे लिख दिया था। एंड करामत वाज वेरी काइंड एज ही इज जेंटल, और उन्होंने बहुत तरीके से विदाउट मेकिंग मी फील हॉरिबल बताया कि होम बेस्ड वर्कर्स और हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स और हैं। So that was my first introduction to Karamat in the early 90s. And then I've worked on home-based workers and felt that we need to look at the journey from where, you know, when they were completely invisible till today. और उसमें बहुत सारे directions से काम हुआ है और उसको document किया जाए और उसके basis पर हम आगे की भी strategy बनाएं. So that's my introduction and interest in this project. Let me move to the next person, Zehra. तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हरा जी। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? यस। हेलो। हाँ ज़हरा, आवाज आ रही है, बोलो। आ रही है, अच्छा ठीक है जी। मेरा नाम ज़हरा अकबर खान है और मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन की। ये पहली पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन है होम बेस्ड वर्कर्स की। और मेरा लिंक जो होम बेस्ड वर्कर से हुआ था वो मेरे थीसिस से शुरू हुआ था। वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट में एक थीसिस आया था और आईएलओ ने ही दिया था ये थीसिस हमारे डिपार्टमेंट को। तो वहां से लिंक हुआ इन खवातीन के साथ मिलना और उनके काम को जानना और पहचानना। और उसी वजह से जो है वो हम ट्रेड यूनियन की तरफ गए हैं इनको लेकर होम बेस्ड वर्कर्स को। और जेंडर से उठाकर इस पूरे इशू को हमने क्लास इशू के तौर पे प्रेजेंट किया और उसको फिर आगे उस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत काम है जो हमने किया है। माय अपॉलॉजीज, मैंने फरहत से नहीं रिक्वेस्ट की क्योंकि मेरा जो पहले ये पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट अल्फाबेटिकल आ रही थी वो गड़बड़ हो गई। सो माय अपॉलॉजीज फरहत प्लीज। मैं जी, मेरा नाम फरहत परवीन है और मेरा ताल्लुक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्किंग कम्युनिटीज से है। होम बेस्ड पे काम मैंने शुरू किया था अर्ली 90s में जब मैं पायलर में थी, और उस वक्त हमने ये देखा कि कितनी जो औरतें फैक्ट्रियों में काम करती हैं उनके काम में और होम बेस्ड काम में, क्योंकि हम फील्ड में जाते थे, तो हमें ये पता चला कि बहुत सारा फैक्ट्रियों का काम घरों में भी हो रहा है। और ये मेरे ख्याल है 92 की बात है। तो वो फिर जब मैंने 93 की बात है मेरा ख्याल है। और फिर जब मैंने मास्टर्स किया वुमेन एंड डेवलपमेंट में आईएसएस से, तो मेरा जो थीसिस था वो भी इसके बारे में था। उसका एक हिस्सा ये स्टडी भी थी कि फैक्ट्रीज के काम में और होम बेस्ड काम में क्या फ़र्क है और मज़दूरों के लिए, औरतों के लिए ज़्यादा बेहतर क्या है। और उसमें जो भी उसकी डिटेल्स थी वो बाद में फिर पायलर में उसकी एक छोटी पब्लिकेशन भी की गई। उसके अलावा जो जब ये कन्वेंशन 177 बन रहा था, तो बहुत सारी मीटिंग्स हुई कमेटी फॉर एशियन वुमेन के प्लेटफॉर्म से और सेवा के प्लेटफॉर्म से। तो उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। फिर उसके बाद मैंने कुछ काम होमनेट के लिए किया। और आजकल जो है हम ये देख रहे हैं कि जो लेदर गारमेंट सेक्टर है और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर इन जनरल और लेदर गारमेंट्स में इन पर्टिकुलर होम बेस्ड काम को भी हम उसमें कवर कर रहे हैं, उसकी मैपिंग कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि आजकल जो कोविड की सूरत हाल है वो किस तरह से लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। जी। जुल्फिकार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फिकार शाह है और मैं पायलर में काम करता हूँ। पायलर में मैं करामत साहब को असिस्ट करता हूँ। मैं करंटली जो है सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन जो ऑफिशियल कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उसमें मेंबर हूँ।
जस्टिस माजिदा रिजवी चेयरपर्सन है उनके साथ, और सिंध में एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी काउंसिल है जो सिंध में नया कानून बना ओश के हवाले से, उसमें भी मैं मेंबर हूँ। और मैं जनरली ख़ास तौर पे होम बेस्ड वर्कर्स के हवाले से अब पायलर का लाजमी इंटरेस्ट है, लेकिन जब पॉलिसी का काम शुरू किया था संगी ने, फिर उम्मे लैला यहाँ इन्वॉल्व होम नेट के तौर पे, जहरा जो फेडरेशन के साथ काम, तो मैं क्लोजली कोशिश करता हूँ कि जो काम हो रहा है उसको थोड़ा सा देखूं कि किस तरह हो रहा है। बीच में यूएन वुमेन ने सिंध के अंदर थोड़ा बहुत काम किया, जायका वाले कुछ काम कर रहे हैं कराची के अंदर, कुछ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके मैंने उनके 1-2 मरतबा कुछ ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट की। तो ये जितने भी ग्रुप्स होम बेस्ड वर्कर्स पे काम कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं ज़रा इनका जो काम है उसको पढ़ूं, देखूं कि क्या हो रहा है, फॉर माय ओन नॉलेज एंड पायलर्स नॉलेज। सो दैट्स माय रिलेवेंस टू दिस वर्क। थैंक यू। Sorry. हम आगे चले इसके एजेंडा की तरफ, क्योंकि जितने हम इस वक्त मौजूद हैं पार्टिसिपेंट्स सब ने अपना इंट्रोडक्शन कर लिया है। मैं एजेंडा के मुताबिक अगले 5 मिनट में मुझे आपको एक समराइज्ड फॉर्म में बताना है इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि मैंने आपसे शेयर भी किया है कंसेप्चुअल नोट, तो मैं उसी की एक समरी कर रही हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है डॉक्यूमेंटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग द फ्यूचर। एंड मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त टाइटल किताब का याद आ रहा है जो कि ख़ाबर मुमताज़ और फरीदा शहीद का था, विमेन ऑफ पाकिस्तान, टू 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक। तो आई थिंक यही जर्नीज़ हमारे मुल्क में बहुत सारी इसी तरह की हैं। होम बेस्ड वर्कर्स की भी अभी जब कोविड आया है तो काफ़ी मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड, रिम्यूनरेशन, वर्क, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, ये सारे अब इश्यूज आगे आ रहे हैं। और इसमें हमारे पास रिसर्च जो कि मैंने सोचा है कि थोड़ा सा कोई कॉम्बिनेशन हो एक्शन रिसर्च का, कि उसमें हम एक तो पास्ट का वो असेसमेंट करें, एक जस्ट डू एंड look at the past, what has happened, what are the gains, where are the bottlenecks, how can we move forward, what is the experience of home-based workers, the movement of home-based workers, why is it कि गवर्नमेंट के जब लॉज बन भी जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जा सकते हैं, बहुत स्लो है पेस ऑफ any kind of पुश, सिंध में क्यों आगे चला जाता है और सूबों में क्यों नहीं इतना वो होता? इज इट पॉलिटिकल, इज इट इकोनॉमिकली ड्रिवन, इज इट दैट कराची is the industrial center of Pakistan, or why is it that Lahore and Faisalabad are also equally advanced? But there are many questions that sort of get thrown up. What was the role of the 18th Amendment? I'm just throwing questions that we can look at, but I also wanted to say that we've invited many of you both as researchers and as advisors, because we weren't sure who would have an interest in contributing to this proposed anthology. But the anthology is more than just a scholarly exercise. It is, I shouldn't have said just, because it always bothers me when people reduce scholarship to something that's up in the sky. And that's why I said it's more like action research. But we do want to be able to have a say in how to provide directions for the future for home-based workers to have their voice and for their movement to be strong across the country. What are the lessons that we can learn and how can we apply them to other contexts within our own country, and how can the role of various other support organizations be used to help
with strengthening the movement? So these are the kinds of questions that are also there, and I've just emailed you the concept note all over again that I have raised. Basically, we wanted to have at least 8 chapters. That's how I had thought about it. And I must acknowledge that Ghazal has been throughout a solid source of support for me, with whom I've bounced off ideas, with whom I've been talking off and on constantly. So this was together with Karamat, of course, his input, and with Ghazal as well. So, you know, there were 8 chapters that we thought, and of these 8, the broad themes that we could identify were voice at the policy table, looking at progress and changes, then laws के ऊपर एक chapter, then on social security and social protection, a separate chapter, then models for organizing, what kind of organizing works, what kind of organizing, you know, will give us results that may come much later, but maybe it is more solid on the ground. I mean, we can look, we can see what kind of models are emerging out of, you know, the work that everyone has done over the last at least 20 years. Then the remuneration and conditions of work across sectors. So which sectors are more successful than others? Is leather, are, you know, women and men who work with leather, are they able to be more effective than garments and textiles or shoes or, you know, whatever else? So do look at that, and where are the advantages, where are the disadvantages. Then the global and national value chains. You know, there is always a lot of emphasis on looking at the global context of home-based work, but in Pakistan in general, we found that most of the products that are produced are consumed within the domestic markets. So of course, that doesn't mean that there are no global chains and so on, but you know, what kind of emphasis do we need, and how much can we find out? Then the vulnerability of migrant and stateless women, home-based workers, you know, they are much more vulnerable. But this will take us also to another context, which is not just Pakistan, but South Asia. And can we sort of look at that? And if we do, then where would we look at recommendations and trying to push for regional changes in the region for the protection of such workers? And then another, the last theme or chapter was the conflicting donor approaches that seek to elevate the status of home-based workers. Sometimes these are very useful, but sometimes they can also be pushing them back. So I thought maybe a holistic appraisal of trying to establish what kind of directions would be useful based on what, you know, the past, as well as what home-based workers organizations themselves see as useful or not useful, so that there are a set of recommendations for donors, and they do not, they can refer to those kinds of directions when they decide on their funding. So these are what the themes are, but please do not restrict yourselves or the discussion to these broad themes. We can go into other themes that we may have missed out on. Now, the nitty-gritties are that I expect that we will hold 3 meetings in total. One is today, one would be midway, when whoever takes responsibility for writing chapters would have written their first drafts, and the advisory committee can provide feedback to them. And then a third meeting can be towards the end, in which the feedback has been incorporated and the chapters are finalized, and we can sort of decide on, you know, what kind of advocacy to prioritize, what kind of recommendations to prioritize with whom.
as in with the government, with the donors, with civil society, with other supportive like regional organizations like HomeNet South Asia or WAGO or international trade unions. So those prioritizations will need to take place at the third meeting. So this is how I've conceptualized it. There is some small support available for doing the research for all the authors. It's not a huge amount because we expect mostly for everyone to do desk reviews, and if they are able to do any interviews, then I expect those would be done through Zoom because travel will not be very feasible for most people. So that's where we are at. I also hope to be in touch with some publishers, but that we can discuss later on. There are new publishers that have emerged, and we can also be in touch with others who've already published on home-based work. So I'll stop over here. I'm sorry I've taken longer than I had promised to take. And we can open the discussion. Welcome, Anis. I just noticed that Anis has joined. Thank you. Anis, you don't need an introduction. We just introduced ourselves. But if you'd like to say a few words, and we can open up the discussion about themes. What themes would you like to see in here? What would be the kind of details? And also if anyone can let us know if they have any interest in being authors. Well, I've been in this field as a human rights, women's rights activist for last, I don't know, maybe 4 decades now. And I think that themes, I have looked at the themes. I'm just wondering, the law is there, but the implementation is a problem. So how does one get it implemented? I always think that the assembly members who are responsible for bringing these laws, they don't bother at all. They said that implementation is not a problem, but I think somehow they need to be convinced that implementation is also their problem. They need to have a kind of the role of mentoring or the role of exercising their own power to implement laws also. So somehow we need to convince them कि उन्हें beyond implementation, beyond making laws भी कुछ देखना चाहिए, उनका कुछ रोल होता है. दूसरे ये कि ये दूसरी बॉडीज हैं जो ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं, लाइक सिंध में तो है SCSW, सिंध कमीशन ऑन SCHR, सिंध कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, विच इज चेयर्ड बाय माजदा रिजवी, और MCHR तो अभी तक फॉर्मलाइज नहीं हुआ है गवर्नमेंट से. तो इन बॉडीज का भी काम है कि थोड़ा बहुत ये इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दें, अपने रिकमेंडेशंस दें और अपनी इनपुट दें कि कहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और किस तरह से होना चाहिए. एंड सबा एज एन एक्सपर्ट, इफ यू थिंक कि कहीं कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है, कहीं कोई एडिशन की ज़रूरत है, तो दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट वी शुड लुक एट इट. Thank you. Thank you, Anis. Would anyone else like to comment? And also I'm open to, like, if you want to discuss things thematically, कि एक थीम पे बात कर लें फिर दूसरे पे, इस तरह से अगर करना चाहें तो भी. And I know that Ghazal has to leave soon and so does Fariha. So can I request that both of you speak first, if that's okay with everyone else? And if you want to speak to a particular theme or overall, whatever you like to do. Ghazal, would you like to go first? Sabah, I would say that Fariha should go, and then we have some new people also. Zubaida, Mustafa has joined, Khabar has joined as well.
So yeah, I'm fine with not speaking at the moment. Okay. I'm sorry, I didn't notice. Thanks for, Rani, would you like to speak a bit about, I took the liberty of writing your bio myself, by the way. Okay, I sent it a little earlier. You'll get it. I'm sorry, not seen it, Abhi. I'm sorry, I'm a little late, and actually I didn't get the concept note either, and I got the Zoom a little connection a little late. Doesn't matter. The point is that area great interest done on home workers in Kot Lakhpat was done by Farida and me back in 1981. I think that's when the whole issue surfaced as an issue of non-formal work of women. I thought was when WIGO, WIGO is the organization. They asked me to look at how informal workers and their interests could be linked to the budget of local governments. So I did, it was a limited study in Lahore, in one of the neighborhoods, and looked at the different forms of home-based workers, work that was being done, and then to see where can it be taken up as an issue within because there has to be an allocation and some sort of recognition. This was way before. So I think it is an interesting aspect to see where we can get labor rights of the informal worker into the planning and budget making process. Sorry, Faria, aap baat karein? So anyway, that's one angle I thought would be useful. And the other one I feel is that when, as Anis said, laws are made and not implemented, I think we need to focus, and I think Laila is the best person to talk about this, of organizing the organizations of home-based workers and how their agency itself can put the pressure for the law to be implemented with the support of allies. So I think that's the other angle that I feel is important for going forward. Lawmakers may or may not, and they keep changing, but I think a permanence of the associations and unions of home-based workers, I think, is where our future prospects lie. I mean, that's my view of it. Thank you, Rani. I'm sorry I've been sending these concept notes again and again, but I think I have 3 email addresses for you, but I'll sort that out later. I've been using all 3. We have Zubeda Mustafa here also. Zubeda ji, if you can introduce yourself briefly, and after that I'll request Fariha to speak because Fariha had requested. Zubeda? I don't know if we've lost Zubeda ji. May I request you, Fariha, to go ahead? Yes, thank you. Thank you, Sabah. Thank you for bringing me into this group. I feel very enlightened and very happy to be able to learn and contribute. My point is that when we talk of home-based workers, we need to understand that what is the level of maturity these home-based workers are engaged in vis-a-vis economic activities. So each province has a different context. So is this a focus on Sindh only, or it is beyond Sindh? That is my first question. And then secondly, when we talk of home-based workers, the journey has been a long one, and there have been so many mechanisms and platforms that have supported these women to graduate into micro-entrepreneurs as well. So we need to see that where from this level they have to head for. So that is something forward-looking strategy we have to look at. But my first question remains that, is it just Sindh or it is beyond Sindh?
It's for all of Pakistan. It's just that Sindh inspires us. So it ends up being kind of the focus because in Sindh we have the law actually there, even if implementation challenges remain, but the law has been, announced, enacted. In Punjab, the law, from what I understand from Laila, is about to be approved. And the other two provinces, of course, what you call level of maturity. So in the other two provinces, there's no talk of law or policy. So we want to look at everything holistically. Yeah. I think that's very promising. I would say that by doing so, do a contextual analysis and the political economy for home-based workers, because I feel that some provinces may not look very attractive for them, but they hold a lot of potential in terms of women who have belonged to very conservative cultures and environment. They tend to work from homes and they have a variety of skills, and those skills have to be channelized to access markets. I think we have lost you, Fariha. Can you hear me? जी अब आ गई है आवाज आपकी। जी मैं कह रही थी कि थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है चारों सूबों में कि वहां पे उनका लेवल क्या है, और क्योंकि जैसे बलूचिस्तान या केपी में कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट की वजह से women prefer to work from homes. So I think we need to understand the context and see that what are the forward-looking opportunities for them to access these markets while they work from their homes. Okay, thank you. This is at the moment from me. If I feel anything else. Okay. Would anyone else like to sort of discuss any other priorities? Sabah, I think I managed to come in. Can you hear me? Welcome, welcome. Actually, that's my problem. I lose contact and then I can't find the button and all that because I have hardly any vision left. But in any case, I'm not really in the mainstream, as I told you, that I'd like to attend just to observe. But एक observation what Anis said, वो वाकई सही है कि लॉज बहुत सारे हैं, उनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए वो सोचना। और मैं बस एक चीज और जो कहना चाहूंगी कि जो एसोसिएशन, यू डू हैव एन एसोसिएशन ना, जो यानी जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं इनकी, बिकॉज इनको बहुत एक्टिव करें, बिकॉज वो जितना एक्टिव होंगी उतना असर होगा। हम लोग तो वे पेरिफेरी से बात करते हैं ना, तो इसलिए आई थिंक यू मस्ट वर्क, जैसे कि यूनियनाइजेशन में भी हुआ कि इट वाज ओनली व्हेन द वर्कर्स केम इनटू द यूनियन तो तब कुछ हो सका। अब जैसे अभी लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, दे हैव बीन मोर एक्टिव देन बिफोर, तो इनको आई डोंट नो हाउ दे कैन बी एक्टिवेटेड, ये मे बी वी शुड आल्सो वर्क ऑन दिस, यानी ये इम्पोर्टेंट चीज है मेरे नजर में। हेलो सबा जी। हेलो जी। अच्छा, मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी कि देखिए बिल्कुल ये हो सकता है कि हम जैसा होम बेस्ड वर्क है हम उसके बारे में और उसके डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में बात करें, लेकिन इसके हवाले से हमें ये भी देखना चाहिए कि ये बहुत ही रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस है। मतलब औरतें बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल पाती, वेजेस बहुत कम होती हैं, बहुत मुश्किल है हमारे जैसे मुल्कों में होम बेस्ड वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना, या उनके जो राइट्स हमने उसके अंदर लिखे हुए हैं आपके कन्वेंशन में। तो जब मैं पायलट में थी तो हम लोगों ने कोशिश की कि इनकी एक हम कोऑपरेटिव बनाने की भी कोशिश की। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसे हो सकती है,
होम बेस्ड वर्कर्स की सिर्फ उनकी मतलब राइट्स के हवाले से नहीं, राइट्स मतलब ये नहीं कि उनको वेजेस सही मिलना शुरू हो जाए, सोशल प्रोटेक्शन मिले, बल्कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर भी अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सके तो मुझे लगता है कि इस एस्पेक्ट को भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। जी सभा मैं कुछ कहना चाहती थी। सभा मैं कुछ कहना चाह रही थी। जी उम्मे लैला प्लीज। आपको मैंने ऑब्वियसली आई हैव गॉन थ्रू द टॉपिक्स, उसके बाद देखा है कि बिल्कुल मेरा ख्याल है वो बड़ी एक्यूरेट है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहे हैं, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की ही सारी स्ट्रगल है और इसमें हम इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें ये जो बात अनीस ने की, फिर फरिया ने भी की, और फिर कि हमें पाकिस्तान, और आपने भी ये बात की कि पाकिस्तान में हमें क्या 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक नजर आ रहे हैं और सारा कुछ है। तो मेरा ख्याल है जो एक चीज़ मुझे इस आपके टॉपिक्स में मुझे मिसिंग नजर आ रही है, मे बी हम उसको टच करें जब हम इसको चैप्टर्स को मजीद देखेंगे, तो जो इकोनॉमिक्स है बिहाइंड द इंक्रीज इन द होम बेस्ड वर्क ओवर द इयर्स, जो हम कहते हैं बार बार के जी 8% से 12% हो गई, और अब ऑब्वियसली कोविड के बाद ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसको न्यू लिबरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को भी देखें और उस सिचुएशन को भी देखें, वो एक हमारे पास एक उसका भी खाका आएगा। फिर दूसरा, फरिया ने जो बात की तो उस पर मैंने कमेंट भी किया था कि जो ग्लोबलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन, जो डेवलपमेंट एनालिसिस है होम बेस्ड वर्कर्स के हवाले से जो 20 सालों में जो काम हुआ है, उसको भी हमें देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें हैं। और मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि बहुत सारे एजेंडास हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं। एक अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो ये वुमेन इनिशिएटिव से शुरू हुआ, फिर लेबर में चला गया तो डिसेंट वर्क एजेंडा है, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एजेंडा है, फिर इसमें और बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो फिर हमें ये भी थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये किस में फॉल कर रहा है और हम किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर हमने वे फॉरवर्ड देखनी है तो फिर हमें इसको एक सिनर्जेटिक इसका एक देखना पड़ेगा। और थर्डली मेरा अपना इसमें मेरा ख्याल है इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ हैं, खुद भी रुबीना भी यहाँ पे मौजूद हैं, फिर कैसर बंगाली साहब भी हैं, उनका नाम भी मैंने देखा था। तो ये जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी रिफॉर्म्स का जो फेलियर है, वो उसने कैसे इफेक्ट किया है इस होम बेस्ड वर्क को पाकिस्तान में, और उसके क्या मतलब हमें नजर आ रहे हैं। और यही एक मेरा ख्याल है पॉइंट बनता है जो हम डिस्कशन में ला सकते हैं कि भाई डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट क्या उनकी स्ट्रैटेजीज रही, उनकी क्या प्रायोरिटीज रही। तो ये डिबेट में मेरा ख्याल है ये आनी चाहिए। मैंने इसलिए ये इनको लिखा था और मैं सोच रही थी कि ये होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि इसके अलावा कुछ चैप्टर्स ऐड होने चाहिए या डिस्कशन में आना चाहिए, सो मेरा ये ख्याल था। I would agree entirely कि जो न्यूलिबरलाइजेशन का एजेंडा आया अर्ली 90s में पाकिस्तान में स्पेशली, उससे बहुत फर्क पड़ा। एंड लाइक द अदर डे व्हेन एक्चुअली उम्मे लैला यू मेंशन्ड दैट पंजाब में तो उन्होंने लेबर इंस्पेक्शन ही बंद कर दी है, और वैसे भी लेबर इंस्पेक्टर्स इतने कम होते हैं कि वो तमाम फैक्ट्रीज और हर जगह पहुंच भी नहीं पाते हैं। And as I was reading more and more about neoliberal, the implementation of structural adjustment policies and so on in Pakistan, I also came across how government employment back in the 90s was halved because they said the state has no role to play. Iska reduce hona chahiye role in all these processes of economic development. And so actually jo inductions the, employment thi, wo half ho gayi. Aur zahir hai jab half हो गई तो फिर लेबर मिनिस्ट्री या विमेंस मिनिस्ट्रीज जो तब नहीं थी लेकिन बाद में भी बनी, तो वो उनकी ना उस किस्म के उधर नंबर्स आ सकते थे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज और ना ही कैपेसिटी उनकी वो थी. So I think this is a very important aspect that we've missed out on when we talk about the government not having capacity and no interest or whatever. We don't link it to the neoliberal
neoliberalization agenda, which very clearly and distinctly, अगर किसी भी organization को आप employees को 50% cut लगा दे, तो the organization is going to suffer. So I think that's a very important aspect that we all need to bring out in terms of the papers. If we decide on which ones to pursue, then some of these aspects need to be brought out in different contexts. जी बोलिए। बिल्कुल। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, क्योंकि अब न्यू लिबरलिज्म एजेंडा की बात कर रहे हैं और हमने उस जमाने में ज़ाहिर है ट्रिप्स हुआ, सारा कुछ हुआ, उसका इम्पैक्ट यही नजर आ रहा था कि ये औरतों पे पड़ेगा और वो वर्स होता चला गया। हमने ये बात डिस्कस की थी पहले भी। और उसके साथ साथ हमने 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस देखा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्लोबल क्राइसिस था, वो कंट्रीज तो निकल गई उससे, इंटरनेशनली डेवलपिंग कंट्री जैसी हम जैसी कंट्रीज है, हमने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, हम उससे निकल नहीं, और हमारे सारा का सारा जो इस पे बैकलैश पड़ा इस इनफॉर्मल इकोनॉमी पे, और हम देख रहे हैं सारा कुछ है। तो हमें वो पूरा कॉन्टेक्स्ट भी समझना है, उसको रखना है कि उस इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, क्योंकि आई रिमेंबर वी वर पार्ट ऑफ स्टडी कंडक्टेड बाय वीगो, इकोनॉमिक क्राइसिस करने के लिए हमने उसको लॉन्गिट्यूडनल देखा था 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो वो भी मेरा ख्याल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको वी नीड टू सी दैट। मैंने इसलिए ये हाईलाइट किया कि मुझे वो चीज़ उसमें मिसिंग नजर आ रही थी, और वो उसके साथ जुड़ी हुई है, और गवर्नमेंट के एजेंडाज, और फिर ऑब्वियसली सारा कुछ डेवलपमेंट बजट और उनकी प्रायोरिटीज, और फिर लेबर को वो कैसे देखते हैं, फिर उसमें वुमेन को कैसे देखते हैं, तो पीस मील्स में फिर वो बात चली जाती है। सो ये बीच पीछे बैक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये सारी बातें हैं। अच्छा, ये जो ना इसमें बचे ना, Gulfam साहब, we've lost you, but जब तक आप reconnect करते हैं तो I will very quickly interject. Ummi Laila, Asad Saeed and I did research at Pilar 20 years ago on the impact of neoliberalization upon women workers. I didn't go into the details because मुझे भूल गया कि मैं वो सारे 4 जो बड़े areas हैं जिसमें neoliberal agendas आए थे वो identify करूं, but I think it would be good to update that knowledge also and look at what is happened since then, and the same negative trends you are pointing out to were we identified the same based on data from across the country. Can I come in for a minute? I think this is we have to look at the larger context of the economic development and the paradigms that have been that have been adopted and have impacted on us. But I was just thinking that there was a social cultural reason for women to work from home initially, and then has that changed, which is linked a little bit to what Fariha was saying, that what kind of social context change has occurred, where we think that women could go out and work in the formal sector, but they don't. And the other is the compulsions and the pressures of neoliberalism and how we are connected to that globally, and the kind of pressures they put on our industries or our capitalists to continue with this exploitative system. So I think that both those thrusts are important to recognize when we're contextualizing the whole, the issue. Absolutely. मेरे ख्याल से गुलफाम साहब अभी तक नहीं कनेक्ट कर पा रहे। नासिर साहब कहना चाह रहे हैं कुछ? जी प्लीज नासिर साहब। मैं एक तो ये है कि जो आपने थेमेटिक जो ये बनाए हैं 8 ना, मेरा एक सजेशन ये है कि इसमें हमें जो पाकिस्तान का ओवरऑल जो इसमें होम बेस की सिचुएशन है, इसके ऊपर हमें एक रिव्यू या कोई एक देना चाहिए जो इस वक्त सूरत हाल है। एक ये पॉइंट इसमें आना चाहिए थीम में। और दूसरा ये जो 8वें नंबर पे आपने ये जो दिया है कन्फ्लिक्टिंग डोनर अप्रोचेस, दैट्स इट, इसको अगर हम मतलब ये एक्सक्लूड है, ये सब्जेक्टिव है, ये मतलब हमारा इसको निकाल के जो दूसरा वाला हाउ यूजफुल इज ग्लोबल एंड रीजनल सिस्टरहुड, ये मैं समझता हूँ डायरेक्टली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक सॉलिडेरिटी और उसको आता है। और ये डोनर्स का जो कन्फ्लिक्टिंग है, मेरा ख्याल इस पे हमें नहीं करना चाहिए।
हमें अपनी जो इंटरनेशनल जो ब्रदरहुड सिस्टरहुड है और जो हमारी कोऑर्डिनेशन है इंटरनेशनल, इसके ऊपर ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। आपने यहाँ एक बात उठाई थी कि सिंध के अंदर के खास क्या खुसूसी सिचुएशन क्या है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ बात भी हुई है कि आप जितने ऑर्गेनाइज होंगे आप उतना ज्यादा अपनी बात को रख सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सिंध के अंदर जो राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियंस हैं, थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं मिल के काम कर रही हैं। सारे लोग एक दूसरे के काम को जानते हैं और वोकल हैं। दूसरा ये है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी है यहाँ पे। गवर्नमेंट जो पार्टी है या जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो अंडरस्टैंड करती हैं और उनके साथ काफी अगर हमारा वर्किंग रिलेशनशिप सब लोगों का मौजूद है, तो हम जो जो बातें कर रहे होते हैं या इवन गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो वो चीजों को टेकअप करती रहती हैं। तीसरा ये है कि ये जो एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, सिंध के अंदर जो लेबर राइट बॉडीज थी, ट्रेड यूनियन फॉर्मल थी, उन्होंने इनफॉर्मल वर्कर्स का इशू जो है हमेशा टेकअप किया है, उसको एजेंडे पे रखा है। और उसी की वजह से ये हुआ कि ये लॉ मेकिंग के अंदर बैक वक्त तीन लॉ हमारे यहाँ बने हैं। एग्रीकल्चर पे बन गया, होम बेस पे बन गया और एग्रीकल्चर विमेन के ऊपर एक स्पेशल अलग से लॉ आ गया। अब इसके लिए मैं समझता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि जब तक हमारा फोकस जिन लोगों का इशू है उनकी ऑर्गेनाइजेशन या उनकी वॉइस ताकतवर नहीं होगी, लॉज बन जाएंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। आप ये देखिए लेबर लॉज मौजूद हैं, बहुत अच्छे लेबर लॉज हैं एज कंपेयर टू रीजन के अलग जो कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में ज्यादा काफी बेहतर है। लेकिन ये कि अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो फिर मिनिमम वेज जो बहुत बुनियादी वो चीज है उसको भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते। तो इस वक्त जो होम बेस का इशू है उसके लिए बहुत जरूरी है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशनल जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये खुद ताकतवर हो और ये अपनी बात खुद ताकत के साथ कर सके और फिर किसी की सॉलिडेरिटी अपने साथ मांगेंगे। सही है जी। मुझे अनीस ने रिक्वेस्ट की है कि वो 8 जो थीम्स हैं वो स्क्रीन पे डाल दें, लेकिन मुझे तरीका नहीं आता। अगर किसी और को आता है, कैन दे डू दिस प्लीज? और या पायलट की तरफ से जुल्फिकार, इफ यू नो हाउ टू। और मैं डाल दूं सफा? मैं क्विकली डाल देती हूँ। डाल दे प्लीज। थैंक्स। And Ghazal and Fariha had to leave, so thank you for being here. गुलफाम ने फोन किया था डॉक्टर साहबा कि वो शाहदादपुर में हैं, कोई ILO का प्रोग्राम है, वो कोशिश कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू ज्वाइन करने की, लेकिन कुछ इश्यूज हैं, तो उसने सिर्फ ये बता दिया। सही। ये मुझे स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दे दें जिनके पास भी। अब्बास आप राइट्स मुंतकिल कर दें उम्मे लैला को। अब्बास हो रही है स्क्रीन शेयरिंग के लिए राइट्स कर दो उम्मे लैला को। अब्बास जी ऐसा मैं कर रहा हूँ उसको यहाँ से। मैंने चैट में डाल दी है वैसे।
जी सर, अलाउ कर दिया मैंने। जी ये अभी भी नहीं हो रहा। मैंने वैसे चैट पे डाल दिए हैं सारे पॉइंट्स, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग मैं नहीं कर पा रही। चले चले रहने देंगे, प्रॉब्लम हो रहा है तो। हाँ जी, चैट में मैंने आई हैव पुट ऑल द पॉइंट्स इन द चैट। ओके, थैंक यू। सबा आपकी आवाज नहीं आ रही है। I'm so sorry, I needed to unmute myself. I मैं was कुछ just पॉइंट्स अनीस, ये जो 8 वो हमने सजेस्ट किए थे मेजर थीम्स, वो थे वॉइस एट द पॉलिसी टेबल, दैट्स होम बेस्ड वर्कर्स की अपनी वॉइस एट द पॉलिसी टेबल, an assessment of progress and the changes that we need. Then laws to protect home-based workers, a review and what next. Then social security / social protection. Then models for organizing, remuneration and conditions of work across sectors, global and national value chains. Do Pakistani home-based women workers figure in these? Vulnerability of migrant and stateless women home-based workers. And then, like, I agree with Nasir Saab's suggestion that conflicting donor approaches that seek to elevate home-based workers' status ki jagah, how useful is global and regional sisterhood? These should be, these are the 8 themes or 8 chapters, to which then there has been other input. We have Fariha telling us about how some women actually prefer home-based work, Rani saying कि हम दोनों approaches को, because ये दोनों processes in tandem है, एक तरफ ये कि औरतें घर में exploitative terms, conditions पे काम कर रही हैं, it's also drudgery. I remember some of my work was throwing up this issue of, is it really work and empowering, or is it drudgery, or decent work wala stuff, ILO. So these, and then the Laila's large point about the larger neoliberal order and how that is impacting the numbers, the economics behind the increasing numbers of home-based workers. So these are the concerns, and of course Nasir Saab's correct emphasis के उनकी अपनी organizing के ऊपर ही हमें जोर देना चाहिए, जब तक वो खुद नहीं आके बोलेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, तो others can be supportive, but we need to focus on organizing. This is what is largely, and we do need to move towards some kind of क्या कहूँ, more towards like, what is it that some of us can do, or that you would like to see the researchers do. So if whoever is interested in doing some research on these themes or the additional themes, we need to move towards that discussion also. Sabah? Right, thank you. सबा, मैं ये सोच रही थी कि मंसूर साहब ने एक और बात कही थी, नासिर साहब ने, कि एंड आई थिंक दैट्स राइट, कि हमें एक मे बी द इंट्रोडक्टरी चैप्टर विल हैव टू बी अ सिचुएशन एनालिसिस, कि इस वक्त कहाँ है सिचुएशन, और उसी में हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अपना जो इकोनॉमिक context, the paradigm that we adopt and how it can link, that will then set the scene for the following chapters.
And when we the other thing that when we are talking about home-based workers, we should be looking at rural women also, not confined it to urban home-based worker sector also. Hello. मैं बात कर लूं? जी प्लीज। सबा, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी। जी जहरा भी बोलना चाह रही थी और जुबैदा जी भी। जहरा, इज इट ओके? यस यस प्लीज, हाँ प्लीज जुबैदा जी बात कर लें। नहीं, मैं जो पूछ रही थी ना, अब जैसे मुझे जो अंदाज हुआ कि इन खवातीन में अभी जैसे एसोसिएशन तो है, लेकिन अब जैसे मसलन कोई भी ऐसी नहीं है जो इस तरह शामिल हो सके, अगर खुद नहीं तो कहीं ना कहीं से होके उनकी आवाज भी तो हम लोग सुनना चाहते हैं ना। ठीक है, आप लोग इंटरव्यूज करते हैं और वो सब पहुंचती है लोगों तक, लेकिन मेरा ख्याल ये कि इनको भी थोड़ा सा एक्टिविज्म इनको भी सिखाना पड़ेगा। अगर नहीं आता, मुझे यकीन है आता है, बस मौका मिले और वो करेंगी। ये मैं बस कहना चाह रही थी। मेरा ख्याल मैं एक थोड़ी चीज मैं अगर जहरा अगर मुझे इजाजत दे मैं थोड़ी बात करूं। जी जी कर लें प्लीज। मेरा ख्याल है कि होम बेस्ड वर्कर्स जो है कराची और हैदराबाद की हद तक मैं जानता हूँ, ये पाकिस्तान अभी जितनी भी हमारी यहाँ मूवमेंट्स होती हैं अदर देन होम बेस्ड वर्कर्स के इश्यूज के ऊपर, वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मुझे याद है कि जब यहाँ लॉयर्स मूवमेंट चली थी तो यहाँ से 100 जो है होम बेस्ड वर्कर्स जो है इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में गई थी और गिरफ्तार भी हुई थी। सबसे पहली गिरफ्तारी कराची में जो होम बेस्ड वर्कर्स ने दी। तो वो वोकल है, एक्टिव भी है। मेरा ख्याल है जैसे आज ये मीटिंग थी, इसमें भी अगर उनको बिठाया जाता, उनके जो लीडर्स हैं उनको बिठाया जाता, तो वो भी अपनी बात करती, तो उनको कुछ चीजें सीखने का भी मौका मिलता और वो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और जिस तरह वो सोचती हैं तो वो भी उनका आ जाता। एक बात मैं जुबैदा मुस्तफा साहिबा को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ उनकी यूनियंस हैं, एसोसिएशन नहीं है। एसोसिएशन इज एसोसिएशन जो है वो उसको वो जो है उनकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, वो वेलफेयर बॉडी होती है। यूनियन जो होती है इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और वो एक रिकग्नाइज जो है जो ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म है उसके अंदर वो रिकग्नाइज बॉडी है। तो इनकी 3 या 4 मेरा ख्याल है जहरा ज्यादा बताएंगी, 4 यूनियंस हैं और इनकी जो है एक फेडरेशन बनी हुई है। हेलो जी, बात करूं मैं? जी एक तो ये अच्छा इनिशिएटिव है सबा आपका कि एक बहुत अच्छी किताब की तरफ जो है या एक पूरे इसी होम बेस को समझने के लिए जो है वो एक अच्छा स्टेप है कि जिसके अंदर सारे डिटेल आ जाएगी। तो मैं 2-3 पॉइंट है जो बात करना चाहूंगी, कुछ तो साथियों ने रख भी दी है यहाँ पे जो जिन लोगों ने यहाँ बात की है, तो मे बी कि शायद वो रिपीटेशन भी हो और कुछ चीजें इसमें ऐड भी हो जाए। एक तो ये कि इस बुक के अंदर जो है मेरे ख्याल से हमें ग्लोबलाइजेशन और इसकी तरफ जाना होगा, इसको हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तेजी से इन्फॉर्मलाइजेशन हो रही है और उसमें फिर विमेन एज अ रिजर्व आर्मी यूज होती है, उसकी तरफ हमें बात करने की जरूरत है कि ये जो कॉन्शियस लेवल है वो किस तरीके से वर्कर का भी खत्म किया गया है और किस तरीके से औरतों का भी खत्म किया गया है और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं लोग। ये लोग यहाँ पर अब जो है जैसे कल मेरी एक मीटिंग थी एक जगह पे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो हम कर रहे हैं होम बेस्ड वर्कर्स का, तो वहां जब मैंने बातचीत शुरू की तो एक औरत ने फौरन कहा कि ठीक है, मेरा तो बैठने का फायदा नहीं क्योंकि आप मुझे रजिस्टर नहीं करेंगे। तो और बार बार वो कह रही थी मैं गरीब हूँ, मुझे करो 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 इस तरह से। तो हमारी सोसाइटी में है लोगों को लाइन में लगाना और फकीर बनाना ज्यादा सिखाया गया है, बजाय ये कि स्ट्रगल करके अपना राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है उसके लिए डिमांड करें। तो मेरे ख्याल से हमें ये इनफॉर्मलाइजेशन का जो हिस्ट्री है उस पर भी फोकस करने की जरूरत है कि किस तरीके से डीस्किलिंग की गई है इस पूरे फॉर्मल सेक्टर को, इसके नतीजे में जो है वो वर्कर स्कैटर्ड हुए हैं और ट्रेड यूनियन की तरफ या मूवमेंट की तरफ इस तरीके से जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो सारा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी ये कि ना
क्योंकि ये कोविड के बाद भी सिचुएशन शायद हम सब जानते हैं कि ये बहुत बुरी सिचुएशन होने की तरफ जा रही है, और बहुत सारे जो फॉर्मल सेक्टर है, इवन जो फैक्ट्रीज हैं वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे चल जा रही हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रही हैं। तो ये एक नया फॉर्म है Actually, I इनफॉर्मलाइजेशन का। was in a meeting. I'll just mute it and then just 1 minute. हाँ हाँ तो ये इसलिए जरूरी है कि हमें ये चैप्टर रखना पड़ेगा, और इस चैप्टर पे जो है वो जिसकी ग्रिप है उसको लिखना भी पड़ेगा, जो इन सारे सेक्टर्स को देखें कि विमेन कैसे इस्तेमाल हुई इसके अंदर, डी स्किलिंग कैसे हुई जॉब्स की, और किस तरफ हम जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम बहुत बेहतर तरीके से जो है वो समझ पाएंगे कि होम बेस्ड सेक्टर क्योंकि लिंक है उस इनफॉर्मल इकोनॉमी का, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सप्लाई चेन जो है वो सप्लाई चेन पूरा निकल के उस तरीके से नीचे तक पहुंचेगा। हाँ, ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस होगा कि अगर ये बुक में हम कर पाते हैं या बाद में कर पाए इसको, कि सप्लाई चेन ढूंढना। लोकल तो हमें मिल जाते हैं उसका लिंक सप्लाई चेन का, लेकिन ब्रांड के साथ जो लिंक मिलना जरा मुश्किल काम है, और जिसको हम पिछले 3 साल से ढूंढ रहे हैं। एक हमें मिला था लेकिन काम भी बंद हो गया, फिर वो काम भी, जैसे WWF के लिए हमारी कुछ मेंबर्स काम करती थी, तो जैसे ही आर्टिकल पब्लिश हुआ अफ्रीका के एक न्यूज़पेपर पे, और वो काम जो है वो जो बैग्स बनाती थी खवातीन, वो उनके हाथ मतलब वो खत्म हो गया काम। तो इनको सप्लाई चेन को कैसे ढूंढा जाए, अगर इस पे कोई बातचीत हो सकती है इस बुक के अंदर तो बहुत जबरदस्त, नहीं तो ये है कि इसके बाद में देखा जाए कि किस तरह से काम हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो ग्लोबल एग्रीमेंट्स हैं, खासतौर पे जो ब्रांड्स के साथ होते हैं, जैसे GFA है, ग्लोबल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, इस तरह के बहुत सारे और भी हैं। उसके अंदर किस तरीके से जो है वो सप्लाई चेन में जो होम बेस्ड सेक्टर है उसको भी लाया जाए, इसके ऊपर भी, क्योंकि ये डिस्कशन जो है वो CCC और इंडस्ट्रियल, क्योंकि इन दोनों के हम मेंबर्स हैं, इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन के भी और CCC के, तो ये डिस्कशन वो कर रहे हैं और उस पर बातचीत हो रही है, खासतौर पर इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन कर रही है। तो मेरे ख्याल से कोई जो इंटरनेशनल लॉज की अगर कहीं बात आ सकती है तो इसमें ये या रिकमेंडेशंस में भी हम डालें इसको, किस तरीके से इन सारे जो एग्रीमेंट्स हैं उनके अंदर जो है ग्लोबल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है या कोई भी एग्रीमेंट है उसके अंदर होम बेस्ड सेक्टर तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है, या जो बेनिफिट है जो फैक्ट्री वर्कर्स को मिल रहे हैं वो नीचे बिल्कुल सप्लाई चेन का जो आखिरी पॉइंट है उस तक भी वो पहुंचे। तो मेरे ख्याल से इस बुक में इसकी भी बात होनी चाहिए। और बाकी मैं थोड़ा सा अपने आप मतलब क्योंकि एज अ ट्रेड यूनियन हमने काम किया, और जितनी भी ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म है स्पेशली सिंध के अंदर, वहाँ हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, मतलब होम बेस्ड वर्कर्स बैठे हैं, जो हम शायद सोच सकते थे कभी कि शायद हम पहुंच पाएंगे वहां तक, लेकिन सारे वो डिसीजन लेवल की बॉडीज में बैठे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कमेटीज में बैठे हैं और सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से हम तो ये चाहेंगे कि हमारी मूवमेंट को भी इसमें हाईलाइट किया जाए एज अ ट्रेड यूनियन। मतलब यहाँ लिखा हुआ तो है कि मॉडल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, तो ये जस्ट मॉडल फॉर ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, ये हमारी मतलब हमारा खून भी शामिल है इस पूरे स्ट्रगल के अंदर। मतलब हमारे 4 साथी ऑर्गेनाइज करने के लिए गए थे कोयटा के बलूचिस्तान में, जब पसनी से वापस आ रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया, और वो वंडरफुल मतलब उनकी। तो मेरे ख्याल से एज अ ट्रेड यूनियन के किस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज किया औरतों को, किस तरह से हम सड़कों पे आए, जैसे नासिर साहब ने कहा कि हमने सिर्फ अपने इशू को नहीं उठाया, हमने पाकिस्तान की जितनी या पॉलिटिकल कोई अनरेस्ट था, या फिर जो है वो वर्कर्स के जो ये फॉर्मल वर्कर्स के को किस तरह से हमने सपोर्ट किया, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा के रैलियों में, डेमोन्स्ट्रेशंस में। मेरे ख्याल से हमें हम मतलब लोगों को अब पता लगना चाहिए कि किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, मतलब जैसे 2-3 लोगों ने जहाँ यहाँ बात की तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि इन्फॉर्मेशन हम तक, हमारे ग्रुप तक भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बुक उन सबके लिए कि जिसमें ये इन्फॉर्मेशन उन तक लोगों तक पहुंचे। तो मेरे ख्याल से मैं चाहूंगी कि एज अ ट्रेड यूनियन को जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, या जेंडर से उठा के हमने बिल्कुल क्लास स्ट्रगल तक लेकर गए हैं इस पूरी मूवमेंट को, तो मेरे ख्याल से उसको बहुत प्रोमिनेंटली बात होनी चाहिए और उसको डिस्कशन में आना चाहिए, और इस बुक का एक हिस्सा, एक पार्ट वो भी होना चाहिए। इसी तरीके से जो है वेजेस के अंदर जो हमने काम किया, वो रिमरेशन तो है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ग्लास बैंगल्स के जिस तरीके से हमने पिछले 10 साल से, एक तो फैक्ट्री वर्कर्स के भी रिवाइज नहीं हो रहे थे, लेकिन हमने उनको भी रिवाइज करवा दिया, उनके लिए भी हमने करवा दिया, और साथ में होम बेस्ड वर्कर्स को भी डलवा दिया उस नोटिफिकेशन के अंदर। वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग सवाल है, जैसे अनीस ने कहा, लेकिन एटलीस्ट कहीं जाके वो उस डॉक्यूमेंट के यूज कर सकते हैं कि कोर्ट में सू कर सकते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो हम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट वो भी हाईलाइट होनी चाहिए कि किस तरीके से वेज की तरफ गए, और अब हम टेक्सटाइल और गारमेंट वर्कर्स की वेजेस की तरफ जा रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया या हो नहीं रहा है। जैसे
रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस हो रहा है। तो तकरीबन 800-900 को हम इन 10-12 दिनों में रजिस्टर कर चुके हैं, और ये अब जो है वो डेटा एंट्री के लिए भी जो है वो चला जाएगा लेबर डिपार्टमेंट के साथ। तो ये बुक जो है मतलब एक वे बन सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन बाकी तक लेके जाने के लिए। और लास्ट पॉइंट ये सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि बेंगल वर्कर्स का जो इमिग्रेंट वर्कर्स का, ये जो मेरी गजल से भी बात हुई है, तो ये अच्छी बात है कि आपने ये पॉइंट डाला है, क्योंकि वाकई जो बंगाली वर्कर्स जितने मतलब बंगाली स्पीकिंग जितने भी, हालांकि इनकी 4 नस्लें यहाँ पैदा हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको जो है पाकिस्तान का शहरी नहीं कंसिडर किया जाता या इनको एनआईसीज नहीं दिए जाते हैं। वो वाकई किस तरह से सफर करते हैं, और सिर्फ उनके लिए फिर यही इनफॉर्मल सेक्टर ही रह जाता है काम के लिए, क्योंकि वो एनआईसी नहीं है तो किसी मतलब मैट्रिक के बाद पढ़ना या इस तरह से करना, तो ये इनका इशू है। तो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करें तो ज्यादा अच्छी बात है, और वो आपने डाला भी है इसके अंदर। लास्ट पॉइंट ये है कि पोलिटिकली किस तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं ये होम बेस्ड वर्कर्स इशू पे। जैसे हम कहते हैं कि हम जो है वो इलेक्शन लड़ने की तरफ जा रहे हैं, हमारे मेंबर्स खड़े होंगे इलेक्शंस में, चाहे वो काउंसिल ये लोकल बॉडी इलेक्शन हो या फिर जो है वो इससे बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो इलेक्शंस होते हैं उसमें, तो किस तरीके से उन्होंने कनेक्ट किया हर इशू के साथ। जना साहब ने बात की है कि हम जब ये रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी का मसला था तो हम लोग शामिल थे, 100 लोगों ने, हमारे 100 मेंबर्स ने नाम लिखवाया था कि हम लॉन्ग मार्च में जाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग मार्च जो है वो जब हैदराबाद क्रॉस कर रहे थे तो उनपे जो टॉर्चर हुआ है उसमें एक हमारी मेंबर थी जिसको जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद जो है और भी जिस तरह की जो बल्दिया फैक्ट्री फायर का इशू था, किस तरह से हमारी औरतें उनके साथ खड़ी हुई, लेडी हेल्थ वर्कर हैं, किस तरीके से हमारी वर्कर उनके साथ खड़े होकर आंसू गैस और बाकी चीजें ली हैं। तो ये सारी स्ट्रगल मेरे ख्याल से आने की जरूरत है, इसके अंदर बात करने की जरूरत है, जो कि मेरे ख्याल से आप एज अ ट्रेड यूनियन की जब बात करेंगे, प्रोमिनेंटली इसको बात करेंगे, तो वो निकल के उसमें वो बात आएगी। तो ये 2-3 पॉइंट थे कि जिसपे हमें मतलब इसमें काम भी करने की जरूरत है या इसमें बात करने की जरूरत है। थैंक यू ज़हरा। जब मैंने ऑर्गेनाइजिंग की बात की थी तो इट्स लाइक let 1,000 flowers bloom. So the struggle for rights is of course unionization, or unki apni organization is the best. I think there's also a huge contribution from Aurat Foundation when Nigar first started to do the surveys in the 80s. And then again in the 90s, and pushed and regionally also. Omelela was telling me about Aurat Foundation's own role, and as one looks at some of the publications, you see that Nigar was sort of pushing for the rights of home-based workers also. So there are different approaches, and many of them may lay down the groundwork for that unionization to become possible. So I thought that we need to look at all the attempts, whether to register associations or to take it on as unions. We need to document all of these efforts, and then which ones work better, we can discuss that, rather than focusing on one or the other. I mean, we focus on all of them and then look at the pros and cons and what will work where. Because I feel that in Sindh, somehow, because perhaps PPP ka influence hai, log zyada progressive, I mean, Sindh is ahead. But how do we do this work in, say, Balochistan, where the population is extremely spread out, it's thin, or in KP, the same kind of conditions may not be there. So what are the approaches that may work better in these other provinces? So I just thought we can have a larger discussion, and this of course is a huge step what Sindh has achieved, but how do we get others to come in? I just thought, I'm sorry I'm taking time, someone else wants to speak. Also I wanted to say कि हम please अगर ये भी ज़रा discuss कर लें, रानी की suggestion कि हम rural women के ऊपर भी काम करें, focus करें, और ये कि इसमें ये 2 सूबे जो हैं KP और बलूचिस्तान, इस meeting में भी I realize
you know, that there's no one even representing these two provinces or ICT. So how do we even begin to address all of Pakistan if we don't have anyone in our advisory that who's familiar with what is going on in these two provinces? I think that's important to capture, but I don't know how to do this. So any suggestions would be welcome. Anyone with suggestions? सबा मैं ये कहना चाह रही थी कि कुछ देर पहले मैंने हाथ भी उठाया था जो शायद तुम्हारी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन ये कि कुछ बात उसमें से नासिर और ज़हरा ने कर दी थी कि हम ये भी देखें कि होम बेस्ड वर्कर्स जो हैं इनको हम लार्जर जो ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन्स राइट्स मूवमेंट है उनसे किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं और उनके उसमें गेन क्या है। जिस तरह इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन ने नासिर और ज़हरा की कनेक्ट किया है, अभी जैसे उन्होंने बताया कि लॉयर्स मार्च में वो शामिल होते हैं, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ इशूज़ में मैंने देखा है कि होम बेस्ड वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ अभी जो मच में मजदूर मारे गए थे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया था। मुझे ये लगता है कि जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे फिशर फोक है, उनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन जो हैं वर्कर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, और ये ये जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं somehow इनमें क्लोज कांटेक्ट इंटरेक्शन इन लोगों का आपस में होना चाहिए, एक जुड़त होना चाहिए ताकि ये सब मिलके बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन सके। जो पॉसिबिलिटी ये है कि होम बेस्ड वर्कर्स जो घर से निकलने की जिनको अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, अगर वो इन खवातीन के साथ मिलेंगी और इनके साथ मुख्तलिफ इंटरेक्शंस होंगी और चीज़ें सीखेंगी तो ये ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ अपनी आवाज़ जो है उसको रेस कर सकेंगी। इनकी जुड़त किस तरह से हो सकती है और कैसे इनके ज़्यादा इंटरेक्शंस हो सकते हैं, हमें ये भी की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि ये एक यूज़फुल एक्सरसाइज होगी। और हम ये भी देखें कि जो होम बेस्ड वर्कर ये करते आए हैं उनके अपने गेन्स क्या हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो कितना आगे आई हैं, उनमें कितनी बेहतरी हुई है उनके हालात में। थैंक यू अनी, सॉरी मैंने हाथ नहीं देखा था आपका, मैं आधे टाइम नोट्स ले रही होती हूँ। सो but excellent point, how to sort of have their networks connect with one another and how do we bring more and more women into these networks. I'm also wondering केस स्टडीज भी अनीस की बात अनीस की एक और इम्पोर्टेंट बात है कि केस स्टडीज के उनकी लाइफ में कोई चेंज आया भी है या नहीं आया, और इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ इनकी वेजेस, इन टर्म्स ऑफ इनका बार्गेनिंग पावर। तो ये भी मेरे ख्याल से जैसे नाज़िर साहब ने कहा कि खवातीन को भी होना चाहिए इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से उन तक पहुंच, ये जो ट्रेड यूनियन है या जिसके थ्रू भी उन्होंने काम किया है और उनकी बार्गेनिंग पोजीशन क्या हुई है, इस पे भी मेरे ख्याल से अगर उसमें कुछ लोगों की अगर एग्जांपल्स आ जाएं तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। ओके, यहाँ से जो बात ज़हरा कह रही है इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जब हम होम बेस्ड वर्कर्स के काम के ऊपर, आई डोंट नो व्हिच चैप्टर वी टॉकिंग अबाउट, लेकिन उनकी इससे उनकी अर्निंग क्या होती है और अर्निंग का कोरिलेशन विद देयर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एम्पावरमेंट। बट ये होम बेस्ड वर्कर तो वर्क तो कुछ इस तरह का है कि यू हैव टू लुक एट इट सेक्टोरली। किसी चीज़ में आपकी रिम्यूनरेशन बेहतर है, किसी में कम है, कोई स्टैंडर्डाइज तो है नहीं, तो उस फैक्टर को भी हमें जहन में रखना होगा। सो I think when we start looking at each chapter, then we will be in a better position to see कि हमें इसमें हम क्या क्या include करना चाहते हैं। और अभी तो मेरे ख्याल से जो बहुत अच्छी बात इस वक्त हो रही है सबा, वो ये कि एक लिस्ट सी बन रही है उन चीज़ों की कि जिसको हमें लिखने की ज़रूरत है। Then we can see कि which chapter looks at what, or do we need one introductory chapter which sets the scene। ये सब चीज़ें फिर आपको as a writer editor of the volume सोचना पड़ेगा।
but it's a good thing to have all the issues listed and then to see where they fit. हेलो सबा जी, देखिए मैं अगर कोई और किसी का पहले से हाथ नहीं है तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए जैसे ये बात हो रही है कि शायद कुछ केसेस में औरतें ज़्यादा प्रेफर करती हैं होम बेस्ड काम करना, लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत एक एविडेंस है जिस बात की कि उनको अवेलेबल ही अब ये काम है। बहुत सारी आपको नज़र आता है ट्रांजिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज टू होम। बहुत सारा काम जो पहले मिसाल के तौर पे गारमेंट फैक्ट्रीज में औरतें गारमेंट फैक्ट्री के अंदर बैठ के करती थी, वो उनको घरों पे दिया जाने लगा और ऑब्वियसली उसका रेट कम था और इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसके साथ-साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जब न्यू लिबरलिज्म और जो भी इकोनॉमिक पैराडाइम इस वक्त हमारी दुनिया में चल रहा है या गुज़िश्ता 40 साल से चल रहा है, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं ऑब्वियसली वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है होम बेस्ड काम का या डिसेंट्रलाइज्ड, डीरेगुलेटेड, वल्नरेबल जो काम है, वर्कर्स हैं, वो आपको नज़र आते हैं। ये सारी बातें हैं और ऑर्गेनाइजेशन की भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ-साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन से ऐसे मॉडल्स हो सकते हैं जो वर्कर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हों। जो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, तो वो एम्पावरमेंट फिर हमें नज़र भी आनी चाहिए जो आम तौर पे हमें औरत की ज़िंदगी में उस तरह से एम्पावरमेंट नहीं आती। ज़िंदगियों में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से एक स्ट्रक्चरल भी थे। अक्सर मैं देखती हूँ वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि सारा दिन हम घर में बैठे हुए हैं और काम करना मुश्किल है उस हाल के अंदर। तो एक तरह की ये हमें नज़र आ रहा है कि एक इनविजिबल वर्क जो कि बहुत लोगों ने कोशिश की, जैसे अभी नासिर और ज़हरा बात कर रहे थे, वो तो अपनी जगह है, लेकिन कोविड की सिचुएशन में जब लोगों को घरों से रह के काम करना पड़ा, तो वो जो उसकी मिजरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं होम बेस्ड काम की, वो बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस की हैं। तो वो एक चैप्टर हो सकता है, मगर मेरा एम्फोसिस में जैसे पहले भी मैंने बात की, मैं अभी भी इस बात पे जो जिस वे आउट की आप बात कर रहे हैं, उसका वे आउट क्या होना चाहिए? किस तरह से लोग जो है एक डिसेंट वर्किंग लाइफ की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है जो कि होम बेस्ड पे रह के लोग काम कर रहे हैं, उसमें उनकी जो सूरत हाल है, क्या उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है और वो कितना उसको Farhat, I can't hear you. I don't know if others can. Farhat? Farhat, can you write what your points are in a message? Don't know if Farhat can hear us or me. Can I say something or abhi unki bari hai? Sure, please, because I don't know where Farhat has gone. Maybe she's disconnected. When we'll reconnect. Please go ahead, Ruby. हाँ, yes, I just wanted to share that वो जो एक स्टडी हमने की थी होमनेट के साथ ही, और एक और वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने अलग स्टडी की थी, तो उन दोनों में जो सिंगल मोस्ट कॉमन फैक्टर निकला था which was as an impediment, that was transport, mobility,
कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्टेट ने इस किस्म के कोई वो नहीं बना दिए वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर्स चीप एंड अफोर्डेबल कि वो खुद जाके अपनी मार्केटिंग भी कर सकें और अपना रॉ मटेरियल भी ला सकें। ये बात बार बार आई थी दोनों स्टडीज में, वुमेन्स एम्पावरमेंट वाली में और ये जो होमनेट के साथ की थी कि क्योंकि अदरवाइज उन्हें अगर डिपेंड करना पड़ता है या तो फिर मिडिल मैन पे, और मिडिल मैन फिर दबा के बीच में से पैसा खा जाता है, और या फिर किसी भाई या बाप या बेटे या किसी को बेग करना पड़ता है कि मोटर बाइक पे मुझे शाह आलम मार्केट तक ले जाओ रॉ मटेरियल के लिए या मार्केटिंग के लिए। तो जो ट्रांसपोर्ट यूज कर लेती थी जो स्लाइटली बेटर ऑफ थी, चिंची रिक्शा वगैरह या ये जो बसेस बनी थी ऑल वुमेन बसेस वगैरह, वो फील करती थी कि अब हम कंफर्टेबली बैठ के 20 रुपए में हर जगह जा सकती हैं, अपने रॉ मटेरियल भी ले आती हैं और अपनी मार्केटिंग भी हम कर लेती हैं। जबकि हमारे लिए पहले बड़ा मुश्किल था, या तो बाप भाई वगैरह की मिन्नत करो या फिर मिडिल मैन जो आके घर पे दे जाता है मटेरियल ले जाता है, वो फिर उसमें बहुत कम हो जाती है कॉम्पेंसेशन। सो एक तो ये कि भी स्टेट वो फैसिलिटीज जो उसका काम है क्रिएट करना टू एनेबल पीपल टू वर्क वगैरह, वो किस तरह से स्टेट के रोल में अदर देन ऑफ कोर्स सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी, ये रोल किस तरह से लाया जाए। दूसरी चीज जो मुझे कंसर्न कर रही थी कि जब वो स्टडी हमने की थी 2012 में होमनेट के साथ, आई थिंक 2012 ही था, तो उस वक्त बड़ी सख्त हाई इन्फ्लेशन थी, डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी और लोड शेडिंग बहुत हो रही थी, तो उनके लिए ये काम करना मुश्किल हो रहा था। दे स्विच टू मैनुअल मशीन्स और उसमें उनका बहुत ज्यादा थक रही थी, उनका एक्सपेंडिचर ऑफ लेबर ज्यादा था। तो अब ये है कि इन्फ्लेशन इस वक्त फिर बहुत ज्यादा हाई तेजी से जा रही है, और अब अगर आईएमएफ का प्रोग्राम एक और लगता है जो कि लग रहा है कि इट इज इन दी ऑफिंग, और उसमें बड़ी सख्त कहते हैं इन्फ्लेशन और ऊपर जानी है, क्योंकि वो कह रहे हैं ये हर चीज से सब्सिडी हटाओ, बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, ये हर चीज से सब, तो अब फिर से बड़ी हाई होने वाली है। तो इनका जो कॉम्पनसेशन होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं तुम इतने में करोगी तो वो साथ वाली नेबर कह देती है मैं इतने में कर दूंगी, तीसरी, यानी कि वो कंपटीशन करा के वर्कर्स का, क्योंकि कोऑपरेटिव्स नहीं है या वो कलेक्टिव्स नहीं है, तो वो कम से कम करती जाती हैं, और इतना ज्यादा स्ट्रेस घर में फंसे होने से होता है कि उसकी वजह से वायलेंस वायलेंस बहुत ज्यादा, कि भाई रात को जाग के अगर काम कर रही है क्योंकि दिन को दूसरे काम होते हैं, तो रात को वो लड़ाई हो रही है, जो हस्बैंड है वो कह रहा है मैं सो नहीं सकता, तुम सारी रात बत्ती जलाए रखती हो, फिर वो बच्चों की लड़ाइयाँ और वायलेंस, और बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स में विद द लॉ एंड ऑल दैट। तो बहुत से इस तरह के सोशल प्रॉब्लम्स जो थे वो नजर आए थे। ट्रांसपोर्ट तो बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम था, और महंगाई इन्फ्लेशन वाज पॉइंटेड आउट एज द बिगेस्ट थिंग दैट अफेक्ट्स देयर इनकम्स। गिर गए तो वी हैव कम डाउन टू 1 मील अ डे, या हम एक मील को स्ट्रेच कर लेते हैं ओवर 2 और 3 डेज, या हम कम अमाउंट लाते हैं। तो अब हालात जो आगे आ रहे हैं वो नजर यही आ रहा है कि आईएमएफ प्रोग्राम लगा तो फिर और ज्यादा शदीद महंगाई होनी है। तो कीपिंग दैट इन माइंड मैं सोच रही थी कोई इस तरह का कोई किसी एक चैप्टर में या एक चैप्टर इन चीजों पे हो कि वो जो इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं होम बेस्ड वर्कर के, गिवन द लार्जर इकोनॉमिक पिक्चर, जो कि ऑफ कोर्स ग्लोबल न्यूलिबरल सिस्टम का भी हिस्सा है, लेकिन हमारे मुल्क में फिर हमारा जो स्टेट है वो किस तरह से उसमें वो ग्लोबल उनके हाथों फंसा हुआ भी है, मतलब उसको ये चीजें महंगी करनी पड़ रही हैं। तो स्टेट का क्या जो प्रोटेक्शन का और सोशल सिक्योरिटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का जो रोल है, चीप अफोर्डेबल ये जो ट्रांसपोर्ट, इसको हम किसी एक अलग चैप्टर में या किसी दूसरे चैप्टर में अगर किसी तरह कवर कर लें। What Thanks, Ruby Praveen. suggests. That's an important point. And yes, I was reviewing some of the policies, and ये inflation का issue बार-बार आ रहा था, और ये अब कोविड के उसमें context में और IMF का प्रोग्राम जो इन्होंने जून तक तो टाल दिया है for a few months, लेकिन उसके बाद तो वो आना है. So yes, we talk of future trajectories. We need to take on board all of these points that you've just made.
So, yep. 4:30 हो गए हैं, and we need to now move. I guess we can't do or achieve everything that I thought आज के agenda से हमें मिलेगा, but if we could do a little bit of discussion on the kind of chapters, because काफी कुछ तो आगे आ गया है सामने, कि किस किस्म के चैप्टर्स हम कर सकते हैं और कौन इंटरेस्टेड है वो करने को। अगर हम इन दोनों बातों को कंबाइन करके एक टेंटेटिव तरीके से बात कर लें हर एक, कि मेरा ये आइडिया है, वो चैप्टर्स की लिस्ट, थैंक यू उम्मे लैला फॉर पुटिंग इट इनटू द चैट, वो भी है, और उसके अलावा जो और पॉइंट्स आज आए हैं उसमें भी यू नो we can add those whatever is close to our hearts, and this question of how do we cover for the provinces that are hardly being discussed here today, Balochistan and KP and workers over there. So could we move discussion in that direction? मेरा ख्याल है सबा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यू शुड मूव इन द डायरेक्शन। और दूसरा ये जो आज चैप्टर्स की बात हुई है, मेरा ख्याल है कि आज की डिस्कशन के बाद व्हेन यू विल जस्ट राइट डाउन द मिनट्स और उसमें करेंगे, तो कुछ अगर आप समझती हैं कुछ चैप्टर्स और ऐड होने हैं तो वो आप उसकी एक रिवाइज लिस्ट सबसे शेयर कर लीजिएगा आफ्टर द क्लोजिंग। और फिर ये कि हम जो अब आप जब नेक्स्ट मीटिंग करें तो उसके लिए बलूचिस्तान और केपी से भी कोई नुमाइंदगान जो हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, ताकि वो वहां से भी आवाज वहां से आ सके। तो ये अगर मेरी किसी का सजेशन कोई दे सकते हैं, अगर आप सब जानते हैं किसी को जी, जो मैं आपको बलूचिस्तान से नाम में भिजवा दूंगी आपको, जो बहुत पुरानी उसमें हमारे नेटवर्क का हिस्सा है, जुलेखा रईसानी, और वो होम बेस्ड वर्कर्स के लिए काम कर रही हैं और साथ जुड़े हुए हैं, और केपी से भी हम आपको ऐड कर देंगे, नाम मैं आपको शेयर कर दूंगी उसका। इसके अलावा भी और दोस्त भी करना चाहें तो वो भी हो सकता है। सही। मैं सोच रही थी जो वैफ का बलूचिस्तान का चैप्टर है, हुमा फुलादी, उसमें उन्हें गालिबन मालूम होगा कि उस एरिया में कौन इस काम से मुंसलिक है, तो मेरा ख्याल है हुमा फुलादी के थ्रू या जो वैफ चैप्टर है वहाँ पे कोयटा में, उसके थ्रू बलूचिस्तान के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। ओके, रूरल वुमेन को इसमें किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं? रानी, वुड यू हैव एनी concrete ideas, because अभी तक तो हमारी discussion generally is on urban informal home based workers. You see, I would suggest if we look at some of the products and go backwards to see, for instance, Sialkot में बहुत सारे peri-urban and rural households are also involved in some of the work. जब हम poverty assessment का study कर रहे थे, that's we discovered कि margins of the cities जो rural areas आते हैं ना, which are sort of peri-urban, some of them are really rural. वहाँ पर, so if we could track back some of the products which are likely to have, जूते जैसे बन रहे थे गुजरात के, so they do spread out to the rural areas. So it could be tracking the production would be one way if anybody has the time or can find out through different means. ये हम कर सकते हैं कि जो some of the industry which attracts which is located where near rural areas could be one of the ways of doing. जो हमने रूरल वुमेन स्टेटस रिपोर्ट बनाई है, नेशनल कमीशन ने जो बनाई है, उसमें कुछ लीड्स मिल सकते हैं, because there are sections where we have looked at the informal work that women, you see, जो family workers के जरिए के हवाले से करती हैं, that's a different, it's also informal work, but that's a different kind of work. जो ये for production and paid on the basis of peace or contracted work, उसको थोड़े से देखने की ज़रूरत है, and I think we may get leads there. I'll have a look at that if you want and see कि कहाँ से हो सकती है.
बट आई डू थिंक के काफी हमें मिले थे जब सियालकोट में दैट स्टडी दैट पॉवर्टी असेसमेंट वाज डन इन 2003, तो फुटबॉल्स के लिए अक्सर बियॉन्ड द सिटी भी जा रहे थे लोग काम करवाने, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द पॉवर्टी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, औरतें घर पे काम लेना और करना। तो मैं इसमें एक पॉइंट रखना चाह रही थी कि मैं एग्री करती हूँ कि रूरल वुमेन को इसमें होना चाहिए, और रूरल वुमेन का कॉन्टेक्स्ट हम कहीं पे भी नहीं पीछे रोक सकते। लेकिन जब हम होम बेस्ड वर्कर्स को की डेफिनेशन को देखते हैं 177 कन्वेंशन के साथ, तो हमें उसकी डेफिनेशन को भी ज़रा मद्देनजर रखना पड़ेगा। बहुत सारी डिस्कशंस में रूरल वुमेन शामिल रहती हैं होम बेस्ड वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में। अभी जो खबर ने बात की वो बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जहाँ जहाँ पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं वह रूरल और अर्बन कॉन्टेक्स्ट में खवातीन काम कर रही हैं, और वो उनके जो सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे वो उस तरह काम हो रहा है, फैक्ट्रीज का काम आ रहा है और सप्लाई चेन में वो काम कर रही है। लेकिन अगर हम उसकी डेफिनेशन को 177 के साथ जोड़ते हैं तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग चेन के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो आते हैं, और वो फिर सारा अर्बन कॉन्टेक्स्ट पे उसका मलबा पड़ता है। तो हमें ज़रा बड़ा सेंसिटिवली इसको देखना पड़ेगा कि रूरल वुमेन जहाँ पे पेरी अर्बन कॉन्सेंट्रेशंस हैं, इनफैक्ट कराची में भी, फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं और वो इंडस्ट्रियल एरिया के साथ हैं, तो वो एक ज़माने में अर्बन नहीं थे एरियाज, वो बाद में फिर अर्बनाइज हुए। इवन यहाँ पे जो निशात के बहुत सारे आउटलेस हैं जहाँ पे वो इनफॉर्मल यूनिट्स बने हुए काम हो रहा है, वो वहाँ पे खवातीन वहाँ से आती हैं, और जो पीछे चक थे, गांव थे, और अब वो सारे अर्बनाइज हो चुके हुए हैं, वहाँ पे काम करने अभी भी आती हैं। तो हमें ज़रा थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हमारी डिस्कशन में वो चीज़ें हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं। मैं जस्टिस को फ्लैग करना चाह रही थी, बाकी आप सब। नहीं, आई थिंक यू गॉट अ गुड पॉइंट लैला, लेकिन उसको हमें ये देखना है कि ये चेंजिंग नेचर को भी तो जरा देखना है ना कि हाउ सम ऑफ द रूरल एरियाज आर नाउ कमिंग इनटू अर्बन बाउंड्रीज। तो यू नो सम सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट के एक ये तब्दीली भी आ रही है ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एंड व्हाट इट मींस और नॉट। इट मे नॉट, वी मे नॉट हैव वेरी सब्सटेंटिव डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन इट, बट आई थिंक इट्स अ फिनोमेना दैट्स टेकिंग प्लेस। जब हमने शादरा में भी की थी, तो शादरा का जो जिस इलाके में अब वो अर्बन हो गया है वो पहले रूरल ही था, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स ऑफ शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एंड द इम्पैक्ट ऑन हाउस होल्ड इकोनॉमीज एंड देन देयर वुमेन्स एंट्री इनटू दिस काइंड ऑफ वर्क। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, इसी को ऐड करना चाह रहा हूँ। मुझे इत्तेफाक हुआ, हमें सियालकोट में जो फुटबॉल इंडस्ट्री है उसमें काम करने का, उसका रिसर्च करने का, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है फुटबॉल्स का वो जाके देहातों में बनता है, और उसको वो जो है वहाँ के मालिकान एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे अपने कुछ सेंटर्स भी बनाए हुए हैं इंटरनेशनल जो सप्लाई बायर्स हैं उनको दिखाने के लिए, लेकिन वहां से फिर नीचे जो है वो डीपली अंदर गांव में जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा, मैं अभी हम कोस्टल बेल्ट के ऊपर हम अपनी ट्रेड यूनियन बनाया, जैसे हमने शिप ब्रेकिंग में बनाया है, हम फिशरीज में आज में इधर जो है नानी का मंदिर जो है इस तरफ, और ये डाम बंदर है, गडानी है, पसनी है, तो वहां पे जब हमने डाउन स्ट्रीम में देखा तो खवातीन जो है जाल बनाने का काम वो करती हैं, खवातीन जो है मछली की पैकिंग का काम करती है, झींगे की सफाई का काम करती हैं। वो बिल्कुल रूरल खवातीन है, लेकिन है कि वो ये सारा काम जो इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है वो काम करती हैं। यहाँ पे आप थर के अंदर चले जाएं, थर के डीप थर में भी चले जाएं, तो वहाँ खवातीन घरों में बैठ के पाकिस्तान का बहुत अच्छा कालीन जो है वहां पे फैमिलियां घरों पे बैठ के बना रही हैं। ये बहुत बड़ा काम है। इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी का बहुत काम जो है सारा ये देहातों के अंदर घरों में होता है। गज बनता है, या सिंधी कढ़ाई होती है, बलोच कढ़ाई होती है, पूरे के पूरे बुटीक्स के लिए काम होता है। पूरे सप्लाई चेन के अंदर सारा काम बन के जो शहरों को जाता है, और इस तरीके से सिंधी टोपी बनती है, रिली बनती है, इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो मार्केट के लिए किए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि होम बेस्ड वर्कर्स जो हैं, हर वो वर्कर होम बेस्ड वर्कर है जो मार्केट के लिए खुद माल बनाता है, सेल्फ जो एम्प्लॉई है या किसी के लिए वो काम करके बना के देता है, उसके अंदर
मेरा ख्याल है रूरल और अर्बन की तफरीक नहीं है। काम, हाँ ये बात जरूर है कि काम अर्बन के अंदर बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है, नजर आता है, लेकिन रूरल एरियाज के अंदर भी पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज के अंदर जो है, रूरल एरिया के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में औरतें होम बेस्ड वर्क कर रही हैं। और वो हमें कुछ, जैसे मैंने 3-4 मिसालें आपको बता दी, ये हमारे सामने है। आप फैसलाबाद चले जाएं, लोगों में घरों के अंदर जो है बैठ के वो काम कर रही होती है, मार्केट वहां से धागा या कुछ चीजें ले आती हैं, उसके साथ चीजें घरों पे बैठ के बना रही होती हैं, धागे के कोन खोल रही होती हैं, बना रही होती हैं। इस तरह का बहुत सारा काम है जो घरों पे भी हो रहा है। तो ये, इसमें मुझे कोई अर्बन या रूरल की कोई तफरीक नजर नहीं आती। हाँ, डेफिनेशन के अंदर जो भी आ रहा है वो होम बेस्ड वर्कर्स है। सब ये स्टडी पे भी आपके डिपेंड करता है कि कितना लार्ज है और कौन मतलब जैसे मैंने कहा ना कि होम बेस्ड वर्कर से भी बात हो सकती है, तो वो रूरल और अर्बन दोनों ही आ जाएंगे इसमें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको जो है वो, जैसे नाज़िर साहब ने भी कहा है कि इसको अर्बन और रूरल में भी डिवाइड किया जाए। होम बेस्ड वर्कर्स तो होम बेस्ड वर्कर है, चाहे वो सिंध में किसी भी जगह पे बैठा है। तो ये तो आपका डिपेंड करता है कि कौन लिखने वाला है और कौन किस तरीके से कांटेक्ट करेगा बाकी लोगों को। तो अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इन सारी चीजों पे, हाँ वेज, क्योंकि ये वेज का तो इशू है डिफरेंट, क्योंकि जैसे कराची में लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं अब, तो वो काम अब उन इलाकों में नहीं बनता, वो इस तरह के इलाकों में जाता है कि जहाँ पे वो 75 पैसा और 1 रुपए में भी करने को तैयार हो जाती हैं खवातीन। तो उस तरह से है। तो ये तो फिर ये है कि आप अगर कोई इंटरव्यू करना चाहता है तो हम उनको मेंबर्स के नंबर, मतलब हमारे जो होम बेस्ड फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं उनके नंबर्स दे सकते हैं, तो वो उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं वेजेस का डिफरेंस देखने के लिए, काम का डिफरेंस देखने के लिए। तो ये, लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्टडी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मई में खत्म करना है इसको, मई की लास्ट डेट है शायद मेरे ख्याल से इसकी। तो ये आप बताएं कि क्या हो सकता है इसका। जरा ये अभी आपके, जिस तरह अभी आप शाहपुर चाकर है, ये तो रूरल एरिया है, वहां पे मेरे ख्याल 300-350 के करीब आपके जो है रजिस्ट्रेशन हुई है, मुझे बता रहा था कोई, तो वो तो रूरल एरिया 500 है। हो गई है वहाँ पे, 500 हो गई है। नवाबशाह वो के जो रूरल, मैं वही कह रही हूँ जी, वो रूरल एरिया है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि हम नंबर्स दे सकते हैं। ये तो आपके इस पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से मतलब ये रिपोर्ट को लिखना चाहेगा। तो हम तो नंबर्स दे देंगे इनको, फिर कांटेक्ट कर ले उन लोगों से। तो इन टर्म्स ऑफ इनकी वेजेस और काम के हवाले से आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे ये भी पता है कि खादी का काम, एम्ब्रॉयडरी का खास तौर पे, वो सारा रूरल में जाता है। खादी का जो भी शर्ट्स की एम्ब्रॉयडरी होती है, तो वो सारी की सारी जो है वो शाहपुर चाकर के अंदर अंदर गांव जो हैं और नवाबशाह है, वहां पे होते हैं। तो हम नंबर्स दे सकते हैं आपको, आप उनसे लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन स्टडी का टाइम लिमिट और जो इसको लिखेगा वो कितना एफर्ट डाल सकता है इन टर्म्स ऑफ के लोगों को सारा अप्रोच करना, लोगों से मिलना या बात करना उनसे। सही है। जब मैं ये लिख रही थी तो उस वक्त मेरे पास लाइक आई हैडंट थॉट ऑफ सो जितना डिस्कशन हो रहा है उतना ही उसका इन डेप्थ वो निकल रहा है। आई थिंक जो रानी का पॉइंट था दैट्स वेरी वैलिड बिकॉज द डायनामिक्स आर चेंजिंग विच इज व्हाट यू आर सेइंग। और नासिर साहब का पॉइंट कि ये मार्केट के लिए बन रहे हैं, तो वो अब जो शिफ्ट है दैट जहरा पॉइंटेड आउट के शिफ्ट इधर आ रहा है कि अर्बन एरियाज में दे आर मोर एक्टिवली नेगोशिएटिंग मोर फेयर रिम्यूनरेशन। तो वो trend is now moving into rural areas where there is not so much contact and so on. So I think it's very important to capture these changing trends also. But ये सब कुछ को कूजे में कैसे बंद करें, ये frankly speaking इस वक्त मुझे भी नहीं समझ आ रही। I would look at to all of you and to Karamat who has been very quiet throughout to say कि इसको हम किस तरह से इफेक्टिव बनाएं, किस तरह से 2-3 पॉइंट्स को इकट्ठा करके करें, या अगर हम चाहते हैं तो हम 8 की जगह 10 या 12 चैप्टर्स लिखें, लेकिन कौन लिखने को तैयार है। दिस इज एक्साइटिंग वर्क। आई थिंक we need to do this after all the years from 81. In fact, Rani, I was trying to look for the report you had written and I couldn't find
it. So please, one request is the 81 report we need, because that's kind of now extremely important to begin any discussion. I'm overwhelmed right now. I'm excited, but I'm overwhelmed. सबा वो Sorry, हाँ I just वो हाथ उठाए ना तो फिर वो किसी को नजर नहीं आता, so one loses out, इसलिए मैं interrupt कर रही हूँ. Another, I think, very good study to keep as the base is Unacknowledged Treasures by Roots for Equity. वो जो स्टडी है होम बेस्ड वर्कर्स अक्रॉस पाकिस्तान की, जो रूट्स फॉर एक्विटी ने की है, अनएक्नॉलेज्ड ट्रेजर्स, वो एक मतलब ये ब्रॉड ओवरव्यू पूरे पाकिस्तान का और बेसिक खासी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है. वो यूजफुल हो सकती है फॉर यू नो बैकग्राउंड वर्क, फॉर नॉलेज, फॉर अंडरस्टैंडिंग द इशू. मैं एक चीज यही बात मैं भी कहना चाह रही थी कि कुछ रिपोर्ट्स हैं वो उनको देखा जा सकता है जस्ट टू स्टार्ट ये सारा वर्क जितना भी है. तो आईएलओ ने भी एक सर्वे किया है, वो तो खैर सारा अर्बन ही है, लेकिन ये देखा जा सकता है. तो 2-3 स्टडीज हैं जिसको देखा जा सकता है, लेकिन बस मैं सिर्फ एक चीज और ऐड कराना चाह रही हूँ, अगर कहीं या तो पॉइंट इन 8 पॉइंट्स के अंदर आता है या इसको अलग से करें कि लेबर मूवमेंट ने किस तरह से सपोर्ट किया होम बेस्ड फेडरेशन के हवाले से इस इशू को उठाने के लिए. मेरे ख्याल से एक चैप्टर या एक टॉपिक इसमें होना चाहिए. अब करामत साहब बात कर अगर वो करना चाहें तो उनकी तरफ डिस्कशन चल जाए. पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत रिच डिस्कशन आए और अच्छे सजेशंस आए हैं. तो मेरी तो तजवीज़ ये है कि सभा जो आपने चूँकि नोट्स लिए हैं सारे, अगर अगले 2-3 दिन में आपके ख्याल में क्या चीज़ें ऐड होने की हैं, क्या, और दूसरा जो हमारे सब साथी यहाँ हैं, अगर वो जो सभा ने पूछा भी कि कौन से हमारे साथी जो हैं वो पेपर लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो अगर इंडिकेट कर दें काइंडली, और कौन से जो है वो एक एडवाइजरी कैपेसिटी में इस जो है वो काम को हेल्प कर सकते हैं, ताकि फिर उसके मुताबिक जो है अगर जरूरत हो अलग अलग जो चैप्टर है उनके साथ डिस्कशन हो जाए सभा का, और फाइनलाइज करते चले जाएं, जो उसकी आउटलाइन बनाई जाए, तो मेरे ख्याल में वो यूजफुल होगा. और टाइमलाइन जो है, जैसे सभा ने पहले जो सर्कुलेट किया था, तो तकरीबन 6 महीने का आइडिया था सभा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसी को अगर हम सामने रख लें और कोशिश करें कि ये इस महीने में शुरू हो जाए काम, तो आई थिंक वो काफी टाइमली वो प्रोडक्ट जो है हम ला सकते हैं. और उसका जो है हमने, मेरा ये ख्याल था कि ये जब अभी लिखेंगे तो लोग इंग्लिश में ही, लेकिन इसका फौरी तौर पे हम उर्दू सिंधी में तर्जुमे कराने को भी अपने ज़हन में रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होगा कि जितना अब ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते पे चल पड़े हैं होम बेस्ड वर्कर्स, तो उनके अपने हाथ में ये मटेरियल होना चाहिए, वो इसको यूज कर सकें, तो उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है. तो अगर हम आखिरी पॉइंट पे आ जाएं कि अब ये जितनी बातें हुई हैं इनको दोबारा से सामने रखते हुए एक फर्दर डिस्कशन के लिए हम कोई टाइम और डेट अभी तय कर लें, ताकि उस सिटिंग में हम इन तमाम चीज़ों को फाइनलाइज कर सकें. तो मेरे ख्याल में अच्छी बिगनिंग हो जाएगी. और लिटरेचर को एक दफ़ा सब देख लें, कोई चीज़ें हैं जो नहीं सामने आई हुई होती हैं तो हम भी कोशिश करते हैं, अपनी लाइब्रेरी में भी हम चेक करवा लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, वो हम शेयर कर लेंगे सबके साथ. और जो जिसको कोई चीज़ सामने आ जाए वो भी दूसरे तमाम साथियों से शेयर कर लें. तो फिर जो हमारी डिस्कशन तो रेगुलर इस पे होने की ज़रूरत होगी, तो जो चीज़ें सामने नहीं आएंगी उनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं.
8 हों या 10 हों, आई थिंक मेन बात तो ये है कि हमारे साथी जो 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 ऑलरेडी इसमें काम कर चुके हैं वो अगर थोड़ा वक्त निकालें और जरूर पेपर लिखने के बारे में सोचें तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। मेरे ख्याल में और तो कोई बात कहने की अभी है नहीं। सबा, तो ओवर टू यू। वो डेट तय करना जी, डेट मेरे ख्याल से मैंने तो काउंट नहीं किया था कि मैं आप सबको एक बार फिर से बुलाऊंगी इतना जल्दी, लेकिन क्योंकि इतना कुछ आया है सामने that I don't think we are right now in a position to instantly commit to writing or to instantly come up with कि ये chapter इस तरह से हो या उस तरह से हो। तो अगर हम कुछ 2-4 दिन लगा लें और अगर आपके पास time हो तो may I request that we reconnect at your earliest convenience within the next few days. It would be great, so then we can actually finalize बिल्कुल। और मीनवाइल जो भी आपके जहन में आता है अगर आप मुझे ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, जैसे भी आसान हो, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। और ये इसकी रिकॉर्डिंग जैसी वो होती है तो हम may I request शुजा या खादिम to share it with everyone so everyone can have the recording। ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ये जूम वाला कॉल। सही सही, बिल्कुल सही। और करामत एक और सजेशन भी है कि आप भेज तो देंगे जो भी रिपोर्ट्स पायलर की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, लेकिन अगर हम सब जिनके पास भी रिपोर्ट्स हैं वो शेयर कर लें, और अगर पायलर कहीं वेबसाइट या कहीं ये जो अभी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं अगर वो कहीं एक जगह पे सबको कर दे तो जब जिसको जो ज़रूरत होगा दे कैन जस्ट गो टू दैट साइट एंड एक्सेस। ठीक है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। और नाम भेजने हैं कि हम और किसको बुलाएं इस मीटिंग के लिए, स्पेशली बलूचिस्तान सिंध से, लेकिन होम बेस्ड वर्कर्स की अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उधर से, एसोसिएशंस हैं तो उधर से, यू नो। ठीक, तो will send you whatever I have. I know a couple of my reports are, I don't know where they are, but the ones I have, and I will make a photocopy of the invisible workers and send it to you. Okay. Great. Great. And then we can sort of have, with permission, put those on this website or whatever it is that Pilar can make. Yeah. Right. So I cannot really summarize anything right now, but I know that some of the major points that came up were the neoliberal context and its impacts, then the voices of home-based workers themselves to be included in our meetings, and of course the interviews and possibilities available. Then the changing nature of various shifts, whether from urban to rural, or the different ways in which that is taking place. Then the sectoral differences. These are all the challenges that we should sort of at least document, and then looking at the future. I think हमने बहुत बात की है पास्ट के ऊपर कि क्या क्या हुआ है, which we needed to do, but अब कोविड और उसके इम्पैक्ट्स और उनको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, होम बेस्ड वर्कर्स की मूवमेंट के अंदर से क्या वॉइसेस आती हैं, आई थिंक वी नीड टू कैप्चर अ लॉट ऑफ दैट to strengthen the movement. I think that was sort of a primary point. I may be skipping others, but to my mind, these were sort of the major points. So we seem to be finishing within the time set for it. That's very good. Yeah, I was feeling very guilty for impinging 2 hours on everyone's time. No, this was really, really great. Nasir, आप कब वापस आ रहे हो?
नासिर, आवाज आ रही है आपको? ये आ रही है, मैं आ गया हूँ। आ गए हो, चलो ग्रेट। तो फिर कल कोई टाइम निकाले हम लोगों को कुछ और। मैं सोच रहा हूँ, वो आए हुए हैं लाहौर से, दोस्त आए हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ शायद मैं पायलट की तरफ आऊँ आज। हाँ, वो यहीं ठहरे हैं। हाँ, मैं देखता हूँ अभी डिस्कशन के बाद। ठीक, वरना कल कोई टाइम निकाल ले थोड़ी चीजों की बात। ठीक है, थैंक यू। So can I suggest next meeting for next week or early next week? अर्ली नेक्स्ट वीक करने। अर्ली नेक्स्ट वीक। हाँ, अर्ली कौन नेक्स्ट सा दिन मुनासिब है? मंडे, ट्यूसडे? ट्यूसडे कर ठीक है। हाँ, ट्यूसडे कर। ट्यूसडे फिर आप 3 बजे से पहले रख लें। आप बताएं टाइम सबके लिए क्या कन्वीनियंट है। अगर सुबह कन्वीनियंट है तो मुझे पता है जूम मीटिंग ज्यादातर 2-3 बजे शुरू होती है। 11 बजे रख लें। 11 बजे? हाँ, 11 से 1। 11 से 1 सूट कर। ट्यूसडे को 11 से 1, अदरवाइज फिर वेडनेसडे को देख लीजिए, यही टाइम बेहतर है। 2 से 4 रख लें। 11 से 12:30 हमारी वैफ की मीटिंग होती है। आई वोंट बी एबल टू मेक इट एवरी 11 उसको हमारी वैफ की मीटिंग होती है, तो आई कांट मिस इट ईच टाइम। ट्यूसडे को 11 से 12:30। आई डोंट थिंक वी नीड अ वेरी लॉन्ग मीटिंग। नहीं, 1 बजे तक रख लें, पहले खत्म हो जाएगी तो पहले खत्म। करामत फिर सब घबरा मुझे तो एक बहुत अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि हम कोई भी काम इन दिनों में करते हैं, हम अगर एक ग्रुप की तरह से एक दफा इकट्ठा डिस्कशन कोई भी शुरू करना चाहता है, और लेकिन इकट्ठा डिस्कशन 2 घंटे का हो जाए, तो जो भी काम हो रहे होंगे, एक तो उनकी डुप्लीकेशन नहीं होगी, जो सोच रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत अच्छा इनपुट जो है, जो भी मेन जिम्मेदारी ले रहा है उनको वो मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि हम जितना मुमकिन हो तो ये कलेक्टिव डिस्कशन जो है ये बहुत जरूरी है, और ये जूम ने जो है हमारे लिए ये सहूलत पैदा की है, तो इसको मैक्सिमम यूज करना चाहिए। So thank you very much, and Sabah, congratulations. Thank you. Thank you so much. Khuda Hafiz. Thank you so much, everyone. Khuda Hafiz ji. Khuda Hafiz. Thank you. Thank you. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.